कल्पना कीजिए कि एक ब्लैक बोर्ड पर एक बहुत बड़ी शायद 15 अंकों की संख्या लिखी है। मान लेते हैं 4, 5, 6, 1, 7 और ऐसे ही 10 और रैंडम अंक। हाँ, जो देखने में ही काफी डरावनी लगती है। बिल्कुल। और तभी एक गणितज्ञ कमरे में आता है, उस विशाल संख्या को सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए देखता है और तुरंत बता देता है कि ये संख्या 11 से पूरी तरह कटेगी या नहीं। या फिर 9 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा, मेरा मतलब है रिमाइंडर क्या होगा। सही कहा। पहली नजर में तो ये एकदम जादू लगता है, या किसी असाधारण दिमागी क्षमता की तरह, हाँ, एकदम जीनियस वाली फीलिंग आती है है ना? हाँ, लेकिन असल में इसके पीछे कोई रहस्य नहीं है। ये सिर्फ संख्याओं के भीतर छिपी हुई एक बेहद तार्किक और क्या कहते हैं, खूबसूरत मशीनरी का काम है। बिल्कुल सही बात है। तो आज की इस डीप डाइव में हम उसी मशीनरी के पुर्जों को खोलने जा रहे हैं। और इन पुर्जों को समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन वैचारिक आधार मौजूद है। आज हम एमटी सर और एमटी एडिविजन द्वारा तैयार किए गए नोट्स का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, मैंने भी उन नोट्स को देखा है। और इन नोट्स की सबसे खास बात यह है ना कि ये गणित को सिर्फ फॉर्मूलों की एक नीरस सूची की तरह पेश नहीं करते, बल्कि ये इस बात की गहराई में जाते हैं कि वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स का ब्रह्मांड कैसे बना है। और विभाज्यता के नियम मतलब डिविजिबिलिटी लॉज सिर्फ रटने वाले शॉर्टकट क्यों नहीं है, बल्कि हमारे नंबर सिस्टम का एक स्वाभाविक परिणाम है। एकदम सटीक बात। तो इस डीप डाइव का हमारा मिशन बिल्कुल स्पष्ट है। हम ये नहीं सीखने वाले कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से, क्योंकि वो तो बहुत बुनियादी बात है। हाँ, वो तो हम स्कूल में ही पढ़ लेते हैं। सही कहा। हमारा उद्देश्य उन क्यों और कैसे वाले सवालों का जवाब खोजना है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। तो आइए एमटी सर के नोट्स में दिए गए उस प्रसिद्ध वेन आरेख या वेन डायग्राम से शुरू करते हैं। वो डायग्राम बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, नोट्स में संख्याओं के पूरे समूह को अलग अलग रंग के वृत्तों और एक बड़े आयत में दर्शाया गया है। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक यानी इंटीजर्स, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। बिल्कुल। अगर मैं इसे एक विजुअल एनालॉजी दूं, तो ये किसी कंप्यूटर स्क्रीन के रेजोल्यूशन को धीरे धीरे बढ़ाने जैसा लगता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, सबसे पहले हमारे पास लाल वृत्त में प्राकृत संख्याएं हैं, जो 1, 2, 3 से शुरू होती हैं। ये स्क्रीन पर दूर दूर बिखरे हुए पिक्सेल्स की तरह हैं, जो सिर्फ गिनने के काम आते हैं। हाँ, ये एनालॉजी यहाँ बहुत सटीक बैठती है, क्योंकि जब मानवता ने सिर्फ गिनना शुरू किया था, तब उनके लिए 1, 2, 3 ही काफी था। बिल्कुल, तब शून्य की जरूरत ही नहीं थी। सही बात है। लेकिन फिर शून्य का आविष्कार हुआ और नोट्स के अनुसार ये नीला वृत्त यानी पूर्ण संख्याएं तैयार हुआ। अब हमारे पास कुछ नहीं को दर्शाने का भी एक तरीका था। एक बहुत बड़ी क्रांति थी वो। हाँ, लेकिन दुनिया सिर्फ धनात्मक या पॉजिटिव दिशा में तो नहीं चलती ना। कर्ज, तापमान और दिशाओं को दर्शाने के लिए हमें विपरीत दिशा में भी पिक्सेल्स चाहिए थे। माइनस वाले नंबर। एकदम सही। तब हरे वृत्त का जन्म हुआ, पूर्णांक या इंटीजर्स, जिसमें ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हो गईं। -1, -2 और ऐसे ही आगे। लेकिन यहाँ भी मुझे लगता है स्क्रीन बहुत धुंधली है, क्योंकि 1 और 2 के बीच एक बहुत बड़ी खाली जगह है। हाँ, गैप्स बहुत हैं। और उसे भरने के लिए नोट्स में नारंगी वृत्त आता है। परिमेय संख्याएं या रैशनल नंबर्स, ये वे सभी संख्याएं हैं जिन्हें अंश और हर मतलब p/q के रूप में लिखा जा सकता है। आधा, 1/3, 2/5। फ्रैक्शंस। हाँ, परिमेय संख्याओं ने उन बड़े बड़े पिक्सेल्स के बीच की खाली जगहों को भर दिया है। ऐसा लगता है कि अब संख्या रेखा पूरी तरह से बढ़ गई होगी, क्योंकि 1 और 2 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। और आपको पता है, गणित के इतिहास में एक समय ऐसा था जब विचारकों को सच में यही लगता था कि परिमेय संख्याएं ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। अच्छा, उन्हें लगा बस इतना ही है। हाँ, लेकिन यहीं पर नोट्स में दिया गया वो अलग थलग गुलाबी वृत्त, अपरिमेय संख्याएं या इरैशनल नंबर्स, कहानी में एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लाता है। ओह, वो गुलाबी वृत्त। बिल्कुल। परिमेय संख्याएं चाहे कितनी भी घनी क्यों ना हो, वे संख्या रेखा को पूरी तरह से नहीं भर पाती। उनके बीच कुछ ऐसी सूक्ष्म दरारें बच जाती हैं जिन्हें कोई भी अंश या फ्रैक्शन नहीं भर सकता। जैसे कि कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए एक ऐसे वर्ग का विकर्ण या डायगोनल जिसकी भुजा 1 हो। पाइथागोरस प्रमेय से वो लंबाई √2 आती है। हाँ, √2।
इसे कभी भी PYQ के रूप में सटीक तौर पर नहीं लिखा जा सकता। इसका दशमलव रूप अनंत तक बिना किसी पैटर्न के चलता रहता है। मतलब कोई रिपीटिंग पैटर्न नहीं होता। एकदम सही। पाई, ई और √3 इसी गुलाबी वृत्त के निवासी हैं। ये हमारे उस तार्किक, दोहराए जाने वाले पैटर्न वाले ब्रह्मांड के नियम तोड़ देते हैं। अरे वाह। और फिर नोट्स में अंततः एक बड़ा हरा आयत या ग्रीन रेक्टेंगल दिखाया गया है जो इस पूरे वेन डायग्राम को घेर लेता है। हाँ, वही तो सबसे महत्वपूर्ण है। यही वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स हैं। मतलब जब परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ मिला दिया जाता है, तब जाकर वो संख्या रेखा पूरी तरह से कंटिन्यूअस या निरंतर बनती है। बिल्कुल, अब उसमें कोई दरार नहीं बची। हाँ, वो हरी पृष्ठभूमि ही हमारी गणितीय जमीन है। और हर जमीन के कुछ बुनियादी भौतिकी के नियम होते हैं, है ना? नोट्स में वास्तविक संख्याओं के 4 प्रमुख गुणों का उल्लेख है। हाँ, मैंने पढ़े थे वो। क्रम विनिमय यानी कम्यूटेटिव का मतलब सिर्फ इतना है कि a + b और b + a बराबर हैं। बिल्कुल। मतलब 5 में 3 जोड़ें या 3 में 5, परिणाम 8 ही आएगा। ये सुनने में तो बहुत साधारण लगता है। साधारण लगता है क्योंकि हम इसके इतने अभ्यस्त हो चुके हैं, लेकिन जरा सोचिए, ये नियम भाग या डिवीजन पर लागू नहीं होता। हाँ, 10 को 2 से भाग देना और 2 को 10 से भाग देना 2 अलग-अलग परिणाम देते हैं। सही कहा। तो क्रम विनिमय हमें बताता है कि जोड़ और गुणा के मामले में हमारा ब्रह्मांड पूरी तरह से सममित या सिमेट्रिकल है, लेकिन घटाव और भाग में ये समरूपता टूट जाती है। क्या बात है। और वितरण नियम यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और भी दिलचस्प है, क्योंकि ये जोड़ और गुणा के बीच एक पुल का काम करता है। वो a ब्रैकेट b + c वाला? हाँ, वही। a × ब्रैकेट b + c बराबर होता है ab + ac के। जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में जटिल गणनाएं करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी बड़े बिल को दोस्तों के बीच मानसिक रूप से विभाजित करना, तो हम अनजाने में इसी वितरण नियम का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अरे हाँ, ये तो हम रोज ही करते हैं। तो अब यहाँ से हमारी चर्चा उस हिस्से की ओर बढ़ती है जहाँ ये सिद्धांत सीधे तौर पर गणनाओं से टकराते हैं। बिल्कुल। हमने इस विशाल वास्तविक संख्याओं के ब्रह्मांड को तो समझ लिया, लेकिन जब हमें किसी बहुत बड़ी संख्या के साथ काम करना होता है, तो हम इस ब्रह्मांड में रास्ता कैसे खोजते हैं? यहीं पर MTA डिवीजन के नोट्स काम आते हैं। हाँ, MTA डिवीजन के विभाज्यता के नियम यानी डिविजिबिलिटी लॉज यही काम आते हैं। अक्सर इन नियमों को सिर्फ रटने की चीज माना जाता है। हाँ, लोग बस फॉर्मूले याद कर लेते हैं। जैसे 2 के लिए आखिरी अंक देखो, 3 के लिए अंकों को जोड़ो। लेकिन जब मैंने नोट्स का गहराई से विश्लेषण किया, तो एक बहुत ही बड़ा, क्या कहते हैं, आहा मोमेंट सामने आया। अच्छा, वो क्या था? ये नियम कोई मनगढ़ंत जादुई तरकीबें नहीं हैं। ये सीधे तौर पर हमारे बेस 10 या दशमलव संख्या प्रणाली के DNA से पैदा हुए हैं। ये तो एक बहुत ही शानदार नजरिया है सोचने का। हमारी पूरी संख्या पद्धति 10 के आधार पर काम करती है, क्योंकि संभवतः हमारे पास गिनने के लिए 10 उंगलियां हैं। हाँ, सबसे तार्किक कारण तो यही लगता है। तो जब हम किसी संख्या को लिखते हैं, जैसे 3456, तो इसका मतलब है 3405 दहाई और 6 इकाई। हर कदम पर हम 10 से गुणा कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और विभाज्यता के नियम इसी बेस 10 संरचना का पूरा फायदा उठाते हैं। तो आइए 2, 4 और 8 के परिवार से शुरू करते हैं। नोट्स कहते हैं कि 2 के लिए सिर्फ अंतिम अंक देखिए, 4 के लिए अंतिम 2 अंक जैसे 23,156 में 56, और 8 के लिए अंतिम 3 अंक। हाँ, और शुरुआत में ये एक अजीब इत्तेफाक लगता है। बिल्कुल लगता है, लेकिन अगर हम इसे बेस 10 के चश्मे से देखें, 10 अपने आप में 2 और 5 का गुणनफल है। सही। इसका मतलब है कि 10 हमेशा 2 से पूरी तरह कटेगा। अगर 10 कटता है तो 20, 30, 40 और 100, 1000 सब 2 से कटेंगे। सटीक विश्लेषण। तो जब आप 3456 जैसी संख्या देखते हैं, तो जो 3450 वाला हिस्सा है, मतलब दहाई और उससे बड़े स्थान, वो तो परिभाषा के अनुसार 10 का गुणज है। हाँ, वो तो कटेगा ही। इसलिए वो 2 से कटेगा ही कटेगा। हमें उस बड़े हिस्से की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ उस आखिरी बचे हुए टुकड़े यानी इकाई का अंक, जो कि 6 है, उसे चेक करना है। अरे वाह, यही कारण है कि 2 का नियम सिर्फ अंतिम अंक पर निर्भर करता है। बिल्कुल। और 4 के साथ भी तो यही तर्क लागू होता है।
10 हमेशा 4 से नहीं कटता, लेकिन 100 हमेशा 4 से कटता है 25 बार में। हाँ, 25 गुणा 4 100 होता है। तो किसी भी संख्या में सैकड़े और उसके बड़े स्थान हमेशा 4 से विभाजित होंगे। जैसे 3456 में 3400 तो 4 से कटेगा ही, हमें सिर्फ बचे हुए 56 को देखना है। एकदम सही पकड़ा आपने। और इसी तरह 1000 हमेशा 8 से कटता है, इसलिए 8 के नियम में हम अंतिम 3 अंकों को देखते हैं। ये कोई रटा हुआ नियम नहीं है, ये तो बस इस बात का परिणाम है कि हम 10 के गुणकों में कैसे गिनते हैं। हाँ, और इस बेस 10 की मशीनरी का सबसे खूबसूरत और चौंकाने वाला प्रदर्शन 3 और 9 के नियमों में देखने को मिलता है। ये वाले नियम हमेशा से थोड़े अजीब लगते थे मुझे। नोट्स बताते हैं कि किसी संख्या के 3 या 9 से विभाजित होने की जांच करने के लिए हमें उसके सभी अंकों को जोड़ना होता है। अगर अंकों का योग 3 या 9 से कट जाए तो पूरी संख्या कट जाएगी। हाँ, जैसे नोट्स में 2562 का उदाहरण है। बिल्कुल। 2 + 5 + 6 + 2 होता है 15, जो 3 से कटता है। अब यहाँ मुझे हमेशा से उलझन होती थी। मतलब 2 और 4 के मामले में तो समझ आता है कि हम अंतिम अंक देख रहे हैं, क्योंकि 100 या 10 कट जाते हैं। हाँ, वो सीधा सा गणित है। लेकिन 10, 100 या 1000 तो 3 और 9 से कभी नहीं कटते। वे तो हमेशा कुछ न कुछ शेषफल या रिमाइंडर छोड़ते हैं। तो फिर हम अंकों को क्यों जोड़ रहे हैं? और यही वो जगह है जहां बीजगणित यानी अलजेब्रा अपना जादू करता है। मैं बताती हूँ कैसे। ये सच है कि 10 9 से नहीं कटता, लेकिन ध्यान दीजिए कि 10 को 9 + 1 लिखा जा सकता है। हाँ। 100 को 99 + 1 लिखा जा सकता है। 1000 को 999 + 1 लिखा जा सकता है। अच्छा, तो जब हम 345 जैसी संख्या लेते हैं तो उसका मतलब है 3 × 100 + 4 × 10 + 5। ठीक है। अब 100 और 10 को बदल दीजिए। 3 गुणा ब्रैकेट में 99 + 1 + 4 गुणा ब्रैकेट में 9 + 1 + 5। ओह, अब मैं इसे देख पा रहा हूँ। अगर हम ब्रैकेट खोलें तो 3 × 99 और 4 × 9 तो हमेशा 3 और 9 से कटेंगे। बिल्कुल कटेंगे। तो उन्हें अलग हटा देते हैं। हमारे पास बचता क्या है? 3 × 1 और 4 × 1 और 5, यानी 3 + 4 + 5। क्या बात है, बिल्कुल सही। जब आप बेस 10 में किसी भी संख्या को 9 से भाग देते हैं तो हर स्थान का मान हमेशा एक शेषफल छोड़ता है। यानी रिमाइंडर 1। हाँ, इसलिए हर अंक सिर्फ अपने वास्तविक मान या फेस वैल्यू के बराबर का शेषफल ही योगदान करता है। यही कारण है कि हम बस उन सारे अंकों यानी बचे हुए शेषफलों को आपस में जोड़ लेते हैं। ये गणित की सबसे सुंदर समरूपताओं में से एक है। यार, ये सच में दिमाग को झकझोर देने वाला तथ्य है। मतलब ये जानना कि नियम काम करता है एक बात है, लेकिन ये देखना कि वो बेस 10 के डिजाइन के कारण कैसे काम कर रहा है, ये एक अलग ही स्तर का ज्ञान है ना? और 5 का नियम तो इसके आगे बहुत सीधा लगता है। 10 हमेशा 5 से कटता है, तो दहाई और उसके आगे के सभी अंक 5 से कटेंगे। हमें सिर्फ अंतिम अंक 0 या 5 को देखना है। बिल्कुल। और 6 का नियम भी सरल है। जो संख्या 2 और 3 दोनों के कड़े टेस्ट पास कर लें, वो 6 से कट जाएगी, क्योंकि 6 2 और 3 का गुणनफल है। हाँ, लेकिन यहाँ मैं नोट्स के एक नियम पर थोड़ा सवाल उठाना चाहता हूँ। कौन सा नियम? 7 का नियम। ये नियम कहता है संख्या के अंतिम अंक को दुगना करें और उसे बाकी बची संख्या से घटाएं। ये प्रक्रिया तब तक दोहराएं जब तक 7 का कोई गुणज न मिल जाए। हाँ, ये नियम थोड़ा लंबा है। लंबा? मैं ईमानदारी से कहूं तो ये बहुत ही उबाऊ और घुमावदार लगता है। अगर मेरे पास 343 है तो अंतिम अंक 3 का दुगना 6 हुआ। ठीक है। 34 में से 6 घटाया तो 28 आया, जो 7 से कटता है। लेकिन क्या इससे हमारा समय सच में बच रहा है? मुझे तो लगता है कि इससे अच्छा तो मैं सीधे 7 से भाग ही दे दूं। आपका ये संशय बहुत स्वाभाविक है और कई गणितज्ञ भी मानते हैं कि छोटी संख्याओं के लिए 7 का नियम उतना तेज नहीं है। तो फिर इसे पढ़ते ही क्यों है? क्योंकि इसके पीछे का जो बीजगणितीय तर्क है ना, वो बहुत गहरा है। ये नियम ऑस्क्यूलेटर या संख्या को ट्रिम करने की तकनीक पर आधारित है। ऑस्क्यूलेटर, ये क्या होता है? मैं समझाती हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है जिसे हम 10x + y के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ y आखिरी अंक है और x बाकी बचे अंक। ठीक है। हम जानना चाहते हैं कि क्या ये 7 से कटती है। देखो, हम सब जानते हैं कि 21 जो है वो 7 का गुणज है। हाँ, 7 या 21।
बिल्कुल। तो अगर हम अपनी मूल संख्या 10x + y में से 21y घटा दें, जो कि 7 का ही गुणज है, तो विभाज्यता पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। अगर मैं 10x + y में से 21y घटाता हूँ तो मुझे 10x - 20y मिलता है। और अगर आप इसमें से 10 कॉमन ले लें, तो क्या बचता है? 10 गुणा ब्रैकेट में x - 2y। हाँ। अब चूंकि 10 तो 7 से नहीं कटता, इसका मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा यानी x - 2y 7 से कटना चाहिए। अरे, एक मिनट। x क्या था? बची हुई संख्या। y क्या था? अंतिम अंक। और 2y क्या है? अंतिम अंक का 2 गुना। बिल्कुल, यहीं से ये नियम पैदा हुआ कि बाकी बची संख्या में से अंतिम अंक का 2 गुना घटाएं। ये तो कमाल है। मतलब हम असल में संख्या में से गुपचुप तरीके से 7 के बड़े गुणज को बाहर निकाल रहे हैं, जैसे 21 का इस्तेमाल करके, ताकि संख्या छोटी हो जाए और हमारी आंखों के सामने आ जाए। हाँ, ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये एक नंबर को हैक करने का तरीका है। सच में हैकिंग है ये। और अगर हम हैकिंग और समरूपता के चरम की बात करें, तो नोट्स में दिया गया 11 का नियम मास्टर स्ट्रोक है। वो ऑल्टरनेट जोड़ने घटाने वाला। यानी इवन स्थानों के अंकों का योग निकालें, फिर उनका अंतर लें। अगर वो 0 है या 11 का गुणज है, तो संख्या 11 से कटेगी। जैसे नोट्स में 45,617 का उदाहरण है। तो इसमें विषम स्थानों पर 4, 6 और 7 हैं, जिनका योग 17 हुआ। बिल्कुल, और सम स्थानों पर 5 और 1 है, जिनका योग 6 हुआ। तो 17 में से 6 गए, बचे 11। और मैं अब शर्त लगा सकता हूँ कि ये भी हमारे बेस 10 नंबर सिस्टम के कारण ही होता होगा, है ना? जैसे 9 का नियम था। एकदम सही पकड़े हैं। जैसे 10 को हमने 9 + 1 लिखा था, अब 11 के लिए सोचिए। कैसे? 10 असल में 11 - 1 है, यानी 11 से भाग देने पर -1 का शेषफल। अच्छा। हाँ, 100 असल में 99 + 1 है, यानी +1 का शेषफल। और 1000 असल में 1001 - 1 है, यानी फिर से -1 का शेषफल। अद्भुत। तो बेस 10 में जब हम 11 से भाग देते हैं, तो हर अगला स्थान बारी-बारी से +1 और -1 का शेषफल छोड़ता है। बिल्कुल। मतलब इकाई का स्थान +1, दहाई का -1, सैकड़े का +1, हजार का -1। सही कहा। यही कारण है कि हम अंकों को सीधे जोड़ने के बजाय एक को जोड़ते हैं, दूसरे को घटाते हैं, तीसरे को जोड़ते हैं। विषम और सम स्थानों के योग का अंतर निकालने का असल मतलब यही है, प्लस और माइनस की एक श्रृंखला बनाना। हाँ, और यह दर्शाता है कि गणित की दुनिया में कुछ भी मनमाना या रैंडम नहीं है। वेन डायग्राम से लेकर वास्तविक संख्याओं के गुणों तक और वहां से विभाज्यता के नियमों तक सब कुछ एक ही तार्किक धागे से जुड़ा हुआ है। सच कहूं तो इस पूरी चर्चा ने उस नजरिए को ही बदल दिया जिससे हम संख्याओं को देखते हैं। बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है। हमने प्राकृत संख्याओं के उस छोटे से लाल वृत्त से शुरू किया, वास्तविक संख्याओं के उस विशाल हरे आयत की कंटिन्यूअस जमीन को समझा और ये देखा कि कैसे कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव नियम इस जमीन के गुरुत्वाकर्षण और भौतिकी की तरह काम करते हैं। एकदम सटीक एनालॉजी। और जो सबसे बड़ा आहा मोमेंट रहा वो ये कि विभाज्यता के नियम कोई अलग से बनाई गई चीज नहीं है, ये तो हमारे बेस 10 में गिनने के तरीके की परछाई मात्र हैं। हाँ, ये उसी का तो हिस्सा है। जब हम 10 के ढांचे में दुनिया को देखते हैं तो 2, 5, 3, 9, 11 जैसी संख्याएं अपने अनोखे पैटर्न हमारे सामने खोल देती हैं। और मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी, ये वैचारिक समझ सिर्फ अकादमिक नहीं है, मतलब सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। तो और कहाँ काम आती है? ये हमारे दिमाग को पैटर्न्स पहचानने के लिए प्रशिक्षित करती है। ये हमें सिखाती है कि किसी भी बड़ी या जटिल दिखने वाली समस्या को छोटे तार्किक हिस्सों में कैसे तोड़ा जा सकता है। रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम गणनाएं करते हैं तो यही समझ काम आती है। सही बात है। तो आज की ये डिकोडिंग सच में एक रहस्यमयी मशीन के पुर्जों को समझने जैसी रही। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही दिलचस्प थॉट एक्सपेरिमेंट छोड़कर जा रहा हूं। अच्छा, वो क्या है? आज हमने देखा कि 2, 5, 3 या 9 के विभाज्यता नियम इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम 10 के आधार पर गिनते हैं, क्योंकि हमारे पास 10 उंगलियां हैं। हाँ, ये बात तो स्थापित हो गई। जरा कल्पना कीजिए, अगर विकासवाद यानी एवोल्यूशन के दौरान इंसानों के दोनों हाथों में 6-6 उंगलियां होती और हम बेस 12 या 12 की प्रणाली में गिनते। अरे बाप रे, फिर तो पूरा गणित ही बदल जाता। बिल्कुल।
उस वैकल्पिक ब्रह्मांड में 10 से भाग देना शायद सबसे मुश्किल काम होता और 3 या 4 से विभाज्यता जांचने के लिए हमें सिर्फ आखिरी अंक देखना पड़ता। क्योंकि 12, 3 और 4 दोनों से कटता है। क्या बात है ना? तो अगली बार जब कोई भी रैंडम संख्या, चाहे वो कोई बारकोड हो, फ्लाइट का नंबर हो या कोई बिल आपके सामने आए, तो उसे सिर्फ एक संख्या मत मानिएगा।